हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है और कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ने वाले डिटेल में। अब कंसंट्रेशन की बात जनरली होती है सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, तो पहले सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम समझते हैं, फिर कंसंट्रेशन क्या होता है वो उसको हम समझेंगे आज, और फिर कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हमें जो पढ़ने हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉरी सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को समझने के लिए आपने सुना होगा बचपन से कई तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, कोई भी लिक्विड हुआ, दो चीज़ मिक्स कर दी, ठीक है, तो क्या हमेशा सॉल्यूशन बनाएंगे? नहीं, दो या तीन या चार। क्या सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, क्या कुछ भी चीज़ मिक्स कर देने सॉल्यूशन बनता है या मिक्सचर बनता है? क्या डिफरेंस उसमें? ठीक है, तो उसी को आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वही सब चीज एक्सप्लेन कर देती है। इसने यूज करा द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। अब कंपोनेंट का मतलब क्या? कंपोनेंट का मतलब कोई दो एटम हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो कोई कंपाउंड हो सकते हैं, या दो से ज्यादा कोई अलग अलग सब्सटेंस हो सकते हैं, तो हम उनको एक नाम दे रहे हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। Here each component may be solid, liquid और gaseous state। अब ये जो दो कंपोनेंट वो किस फॉर्म में हो सकते हैं? क्या दोनों सॉलिड हो? पॉसिबल है बिल्कुल। क्या दोनों लिक्विड हो? वो भी पॉसिबल है। क्या दोनों गैस हो? वो भी पॉसिबल है। क्या एक सॉलिड दूसरा लिक्विड? वो भी पॉसिबल है। एक गैस दूसरा लिक्विड, ये भी पॉसिबल है। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना वो सब पॉसिबल है। हालांकि उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं 12th क्लास में, हमारा चैप्टर का नाम ही है लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, उसमें हम हर टाइप के उनको थोड़ा सा एक एक एग्जांपल लेते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले वो बात करने वाले लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड की जनरली। ठीक है, तो जो फेस है दो कंपोनेंट का वो कुछ भी हो सकता है। जो दो कंपोनेंट उनका फेस कुछ भी हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस में से। ठीक है, पहले कंपोनेंट का भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है फेस, दूसरे कंपोनेंट का भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। इस तरह के कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमें दो कंपोनेंट वाले ही जनरली हम पढ़ते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो उसकी हम बात करने वाले अभी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टर्म है होमोजीनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन और मिक्सचर में ये डिफरेंस क्या है? मिक्सचर का तो मतलब ये मिक्स करना है, कम से कम दो को मिक्स करोगे तभी तो मिक्सचर बनेगा। अब ऐसा दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हमने ऐसे मिक्स करी है, इस तरीके से मिक्स करिए कि उनका नेचर ऐसा होगा मिक्स करने पे कि जब वो मिक्स हो गई तो इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाएगी और एक नई कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएगी उस मिक्सचर की। अब इसमें टर्म होमोजीनियस का मतलब कई लोगों के दिमाग में आता है सेम फेस। नहीं, सेम फेस से मतलब नहीं है होमोजीनियस से मतलब या यूनिफॉर्म से। जब मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया तो जब दोनों कंपोनेंट मिक्स हुए तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हुए, होमोजीनियसली मिक्स हुए। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि अगर मेरे पर एक कंटेनर भरा हुआ है, तो उसमें से मैंने टॉप में से लेयर से एक थोड़ा सा पार्ट निकालूं सॉल्यूशन का, मिडल में से निकालूं या लोअर से निकालूं, सब जगह मुझे कंपोजिशन सेम मिले, जो भी दो तीन चार कंपोनेंट मैंने मिक्स करे। इसका मतलब है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब यहाँ पर सिंपली समझना यूनिफॉर्मली। कैसे? तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा इसने, बोला है व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसा भी मैंने बोला, होमोजीनियस का मतलब क्या? यूनिफॉर्म, सब जगह, टॉप हो, मिडल हो या किसी भी लेयर हो या कितना भी क्वांटिटी लो, थोड़ा सा लो, ज़्यादा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह मुझे यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होनी चाहिए जितने भी उसमें कंपोनेंट है। कैसे? तो इसको समझिए एक एग्जाम्पल से, लेट अस अंडरस्टैंड इट। एक एग्जाम्पल लिया है, टेक अ स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स थ्रूली इन अ ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल सा, घर पे भी आप ये चीज़ कर सकते हो एक्टिविटी कि एक ग्लास ऑफ वाटर लो, एक, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर लो और ट्रांसपेरेंट लो ताकि आपको दिखे भी सही। ठीक है, एक उसमें एक स्पून लो और उसमें शुगर डालो और मिक्स कर दो उसको। तो वो मेरा क्या बन गया? शुगर है एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट वाटर है, और दोनों को जब मिक्स करा, ठीक है, और उनको मैंने स्ट्रेड करा, हिलाया, तो वो मिक्स होने पे एक सॉल्यूशन बना ले रहा है। अब उसकी खास बात क्या है? ठीक है, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियली मेरे पास में ग्लास ऑफ वाटर में पानी, मतलब ग्लास में इसमें सिर्फ पानी था, इनिशियली H2 था, वाटर था।
जैसे मैंने उसमें क्या करा, शुगर डाल दिया, तो शुगर ऐसा तो नहीं डालते सब की सब पूरी डिजोल्व हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता, डालते ही वो पहले नीचे होती है फिर धीरे धीरे, या तो आप छोड़ दो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होती है डिजोल्व हो जाएगी, या फिर आप स्टायर कर दो तो जल्दी से हो जाएगी। तो ऐसा करने पे, ठीक है, जब हम करते हैं देन चेक वेदर द टेस्ट ऑफ एवरी ड्रॉप इज सेम और नॉट। कब? जब ये क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। पहले मैंने वाटर डाला, उसके अंदर 1 स्पून शुगर डाला, दोनों को मैंने स्टायर करा, प्रॉपर्ली मिक्स कर दिया, फिर मेरे पास ये शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब पहले मुझे पानी अलग दिख रहा था और शुगर अलग दिख रहा था, लेकिन जब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है, उसको जब मैंने स्टायर कर दिया, तो अब मुझे ये जो शुगर का जो सॉल्यूशन है, इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर ना तो मुझे जो शुगर है वो अलग से नजर आ रही है, ना ही मुझे जो वाटर है H2 वो अलग से नजर आ रहा है। पहले इनिशियली तो मुझे अलग अलग नजर आ रहा है। तो अब ये जो मेरा सॉल्यूशन बना है शुगर का, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। क्या बन गया? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये, अब ठीक है, जैसे कि इसने बोला कि फिर 1 स्पून लूं मैं खाली सा, और उस 1 स्पून से सिर्फ इधर से मैं टॉप लेयर से मैं निकालूं और उसको टेस्ट करूं। सिंपल सा है, एक नॉर्मल एक्टिविटी जो आप घर पे भी कर सकते हैं। फिर एक इस तरीके से है कि मैं मिडल में से निकालूं, बोला टॉप पे मीठा कम है और नीचे शुगर इकट्ठी तो नीचे ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है, तो या टॉप पे से नहीं, मैंने मिडल में से निकाला, फिर टेस्ट करा तो फिर सेम आया, फिर नीचे वाली बॉटम लेयर से लिया तो वहाँ से टेस्ट करा तो फिर सेम आया। मतलब इस ये जो सॉल्यूशन मुझे बना है, शुगर का जो सॉल्यूशन जो बना है, इसमें थ्रू आउट, इसमें किसी भी पार्ट से, कहीं से भी कोई सा भी पार्ट उठा लो, उसके अंदर पानी प्लस जो शुगर का कंपोजिशन है वो सेम है, इसलिए हमें टेस्ट भी क्या आ रहा है उसका एग्जैक्टली सेम आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि शुगर नीचे ज़्यादा आपको नजर आ रही है, वहाँ मीठापन ज़्यादा है, वहाँ पे स्वीट हमें ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और ऊपर फीका फीका लग रहा है, ऊपर तो टेस्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो जो उसको यूनिफॉर्मली जब मिक्स करते हैं, हम हिला देते हैं, तो जब शुगर का कंपोजिशन है उस पानी के अंदर थ्रू आउटली क्या होगा? सेम होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर जगह, ठीक है, हर जगह शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम नंबर में प्रेजेंट होंगे, कितने भी क्वांटिटी में ले लो, ठीक है। कैसे होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे बात करने वाले। तो सिंपल अभी मैंने बात करी किसकी, कि सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, यूनिफॉर्मली होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है। अगर ज़्यादा कम है तो फिर वो हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें देखो, इसकी भी एक लिमिट होती है, आपने वर्ड सुना होगा, वैसे हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते। एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जो मैक्सिमम उसमें क्या कर सकता है? शुगर को डिसॉल्व करता है। तो आप 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 डाला, एक लिमिट होगी जो हमने लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लिया है। अब एक लिमिट बाद वो शुगर डिसॉल्व होना बंद कर देगी, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। नहीं, सैचुरेशन पॉइंट मतलब ये मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती है। उसके बाद जो शुगर डालोगे सारी नीचे आके बैठ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। तो हमें अप टू सैचुरेशन पॉइंट या उससे पहले अनसैचुरेटेड पॉइंट तक रखना, ताकि उसमें वो डिसॉल्व हो सके। और ऐसे केस में वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगी, तो हमें उसका टेस्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो सब जगह क्या आएगी? सेम नजर आएगी। और जब सॉल्यूशन बन जाता है, तो मैं शुगर को और वाटर को अलग अलग नहीं बता सकता कि यहाँ पे तो मेरे को देख के बता रहा हूँ कि ये शुगर है, यहाँ पर ये पानी, इधर नहीं बता सकते इधर पानी इधर शुगर है, दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स होगी। अब उनको मैं अलग अलग सेपरेट आउट नहीं कर सकता फिजिकली देख के, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप पहले इसको कॉपी कर लें, पीछे वाला जो पोर्शन था ना उसको भी आप एक बार पहले कॉपी कर लें, वो हमने कॉपी नहीं करा था। तो वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करें। सॉल्यूशन की डेफिनेशन है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन कंपोनेंट, ठीक है। और जो ये कंपोनेंट है ये किसी भी तीनों तरह के फेज में हो सकते हैं। देन होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है उसकी हमने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है उसकी डेफिनेशन है कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो टर्म लिखा है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ शुगर अभी सॉलिड था, अब क्या मुझे नजर आ रहा है? पानी को कैसा होता है? टेस्टलेस होता है ना पानी का, थोड़ी का मीठा, हम बोलते हैं मीठा पानी, लेकिन ऐसा कोई थोड़ी स्वीट सा में टेस्ट आता है। तो वो जो पानी का टेस्ट क्या हो गया? चेंज हो गया, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, ठीक है। तो वही कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज दोनों क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो और बचपन से कर ही रहे हो, तो इसमें कुछ नई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसकी हमने बात करी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब 2 नए टर्म आ गए तुम्हारे लिए, हो सकता है आपने पहले भी कभी सुने हो 9th-10th में या उससे पहले भी, ठीक है। लेकिन अब हम इसको फिर से एक फ्रेश मान के चल रहा हूँ कि हमने कभी नाम सुना ही नहीं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है।
तो जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन तो एक्चुअली में है तो एक मिक्सचर का टाइप ही है पर्टिकुलर। मिक्सचर में हो सकता है यूनिफॉर्मली मिक्स हो या ना हो, लेकिन सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, तभी हम उस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोल देंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अब सॉल्यूशन बन रहा है तो दो कंपोनेंट तो मैंने ऐड करे, जैसे पानी और शुगर, कम से कम दो होंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। दो से ज़्यादा भी कर सकते हो, उसमें मैंने 1 स्पून क्या करा, सॉल्ट भी डाल दिया, थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया, चौथा हो गया, थोड़ा सा उसमें जीरा वीरा भी डाल दिया, ठीक है, टेस्ट के लिए वो भी हो गया, काला नमक डाल दिया, पाँचवा, कितने भी कंपोनेंट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 2। अब मिनिमम 2 की बात कर लेंगे तो आगे की चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। तो मिनिमम 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। अब मैं बता सकता हूँ कि इसमें से एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, क्या इसके लिए कोई चीज़ स्टैंडर्डाइज है? बिल्कुल। तो सॉल्यूट को डिफाइन अलग तरीके से किया जाता है, सॉल्वेंट को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक कंपोनेंट हमेशा सॉल्वेंट हो ये जरूरी नहीं हो, वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट में हमने उसको ऐड करा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो हमने ऐड करा था कि एक तो पानी और दूसरा शुगर, तो उसमें से एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा वो कैसे पता करें, उसके हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने बोला एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो कम अमाउंट में डाला जाएगा, जो क्वांटिटी वाइज लेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और इसका बिल्कुल अपोजिट सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशन हमेशा एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तो होगा ही होगा। और उसमें सॉल्यूट किसको बोलोगे, जो कम क्वांटिटी में होगा, और सॉल्वेंट किसको बोलोगे, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था पानी और शुगर का, वाटर और शुगर का, तो उसमें पानी ज़्यादा था, शुगर तो 1 स्पून ही डाला था या उससे भी कम डाला था, तो शुगर मेरा सॉल्यूट हुआ, और पानी ज़्यादा क्वांटिटी में था वो मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है, सिर्फ क्वांटिटी की बेसिस पे डिफाइन किया गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चलिए इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके, और चाहे तो आप एग्जाम्पल के लिए, है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे शुगर, जो हमारा शुगर का सॉल्यूशन था उसको लिख लेना, और ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन लिख लेना, और उसमें यहाँ पर मैंने बोला हमारे पास शुगर जो है वो क्या होगी, सॉल्यूट होगा, और यहाँ पर हमारे पास वाटर जो है H2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। कब, जब मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन मैंने बनाया है, ठीक है, क्या ऐड करके, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर ऐड करके मैंने जब सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जब ध्यान से आप देखोगे तो 2 कंपोनेंट होंगे, और एक कंपोनेंट हमेशा कम होगा, एक कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो कम है, ठीक है, जो लेस अमाउंट में है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने, और ये लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, तो लेस अमाउंट वाले को हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूट बोल देंगे, और लार्ज अमाउंट वाले को हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूट हो जाएगा, और लार्ज क्वांटिटी वाला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सही है, चलिए तो कॉपी करें वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब देखिए इसमें आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन। अब इस तरह के इसको एक एज ए क्वेश्चन लिख लें अब इसको, ठीक है, या एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लें। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें अलग अलग, है ना, आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा क्या है, सॉल्वेंट है। तो फर्स्ट देखिए इसमें, ठीक है, फर्स्ट देखिए इसमें, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्ट इन 1000 ml ऑफ वाटर। 1000 ml मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर मैंने 5 ग्राम, अब देख सकते हो 5 ग्राम कितना कम होगा, तो 5 ग्राम सॉल्ट ऐड करा मैंने 1000 ml के अंदर। तो बताइए सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, सिंपल। ठीक है, तो जो लेस क्वांटिटी में वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, जो कि क्या है, सॉल्ट। ठीक है, और जो लार्ज क्वांटिटी में वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और वो क्या है, वाटर।
ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज। सेकंड देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ml इथेनॉल इन 500 ml वाटर। देखो जरूर नहीं कि दोनों लिक्विड फॉर्म में, एक सॉलिड, दोनों सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड में, बस क्वांटिटी हमें देखनी है। तो क्वांटिटी तो इतना पता ही लग सकता है, ये ग्राम में दे रखा है, ये वॉल्यूम में दे रखा है, तो भी आप बता सकते हो थोड़ा सा, है ना। एग्जैक्ट बिल्कुल नियर बाई हो तब तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे, लेकिन इस तरीके से तो हम देख के बता सकते हैं लॉजिकली। फिर से बोला इसमें, अब इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ 5 ml इथेनॉल इन 500 ml वाटर, मतलब 500 ml, ठीक है, आधा लीटर पानी लिया और उसमें 5 ml क्या डाला हमने, इथेनॉल डाला, और उसको मिक्स करा तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें बताया सॉल्यूट कौन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में, और कौन है हमारे पास, इथेनॉल। इथेनॉल लेस क्वांटिटी में तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, और जो लार्ज क्वांटिटी में वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट हमारा वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखा है इन द अबाउट टू सॉल्यूशन द सॉल्वेंट वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बचपन से आप सुनते हुए आए होंगे, एक्वस 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 दिस। तो एक्वस का मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट कौन है, वाटर। आ रही बात समझ में। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अब वो बोल देगा एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि NaCl तो है और उसका सॉल्यूशन है। अब हमने बोला सर, आपने तो बोला कि सॉल्यूशन का मतलब कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए, लेकिन इसने तो एक ही दिया, NaCl, सॉल्ट ही दिया है। अब सॉल्यूशन होने के लिए दूसरा कंपोनेंट, तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, अब उसने वर्ड लिख दिया NaCl एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस NaCl सॉल्यूशन, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्वस वर्ड लगाते ही बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड हो गया कि एक्वस का मतलब उसके अंदर हमारे पास पानी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक्वस का मतलब बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक कंपोनेंट पानी हो गया, और एक तो पानी, दूसरा जो भी NaCl, KCl, ग्लूकोज, यूरिया कुछ भी दिया उसने, तो वो दूसरा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, 2 से ज्यादा होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके नाम दे रखोगे। तो एक्वस सॉल्यूशन का बाय डिफॉल्ट मतलब है कि उसमें सॉल्वेंट कौन होगा, एक्वस सॉल्यूशन का बाय डिफॉल्ट मतलब है उसकी सॉल्वेंट कौन होगा, उसमें पानी होगा, H2 होगा। और यही मैं ऐड करना चाह रहा हूं, ठीक है, यही मैं ऐड कर देता हूं कि ऐसा हो सकता है आपके जेईई मेंस में या नीट में इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जनरली मिल जाते हैं कि कई बार क्या होता है, पानी की क्वांटिटी, अभी जैसे हमने बात करा कि सॉल्यूट कम क्वांटिटी वाले को बोलेंगे, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी वाले को बोलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा आप देखोगे कि क्वांटिटी पानी की कम है, फिर भी उसको बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर किया गया है, सॉल्वेंट। तो ये आप एज ए नोट इसको कॉपी कर लो या समझ लो या गार्ड मान लो कि अगर पानी आपको दे दिया है, अगर आपको पानी अगर किसी सॉल्यूशन में दे दिया है, तो पानी बाय डिफॉल्ट हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सीधी सी बात। मतलब पानी अब कम क्वांटिटी में हो, ज्यादा क्वांटिटी में, वो अलग कहानी है। अगर पानी हमें दे दिया, H2 हमें दे दिया, तो हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानेंगे, उसके अलावा जो भी उसको सॉल्यूट मान लेंगे। हाँ, कहीं स्पेसिफाई कर दे कि नहीं यही सॉल्वेंट होगा, तो एक अलग कहानी है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। इफ एनीथिंग इज नॉट मेंशन, ठीक है, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम, देन कंसिडर वाटर और H2 एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इफ क्वेश्चन इज मेंशन विद द टर्म एक्वस। ठीक है, एक्वस NaCl और एक्वस दैट इज एनीथिंग। ठीक है, चलिए, तो यहां पे लिखा है इन द अबाउट टू सॉल्यूशन द सॉल्वेंट वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे भी लिखा हो सकता था 5 ग्राम एक्वस सॉल्ट, 5 ग्राम एक्वस इथेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके में हम इसको बोल सकते थे। चलिए, तो इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो सॉल्यूशन को हमने ये तो समझ लिया कि सॉल्यूशन में कम से कम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तो होगा ही। ठीक है, अब सॉल्यूशन को कैसे कैसे टाइप के सॉल्यूशन होंगे, स्टार्टिंग मैंने बात करी थी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो 2 तरीके से इसको क्लासिफाइड या कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले एक चीज और आप समझ लीजिए। ठीक है, चलो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और समझ लेता हूं। मैं कह रहा हूं यहां पर कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन बना है, ठीक है, इसको भी नोट के फॉर्म में लिख लेना, जो लास्ट अभी नोट लिखा था उसके ही कंटिन्यू में नीचे लिख लेना, सेकंड पॉइंट बना के। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें कंपोनेंट तो एक सॉल्यूट ही होगा, प्लस सॉल्यूशन है एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट से मिलके बनेगा। लेकिन बोल रहा कि सर 2 तो ठीक है, अगर 3 डाल दिए तो क्या होगा। ठीक है, 3 डाल दिए तो क्या होगा, तो 3 डाल दिए तो क्या होगा, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिया, वाटर लिया प्लस शुगर ले लिया प्लस
सॉल्ट ले लिया, 3 ले लेते, 3 आ जाएगा समझ में, तो फिर 5 6 7 8 9 10 हज़ार 10,000 जो कुछ भी लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तक 2 की बात रही थी, अब मैंने वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट लेके एक क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब इसके अंदर बात यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट और तीसरा कंपोनेंट आ गया, तो उसको क्या नाम दूं? तो नाम तो 2 ही होंगे, आइदर कोई सॉल्यूट होगा आइदर कोई सॉल्वेंट होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 2 से ज्यादा कंपोनेंट अगर किसी सॉल्यूशन में आ गए तो सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होता है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, 1। किसी भी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होगा, उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट है 2 3 4 5 10 15 हज़ार 10,000 सभी क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वाटर लिया, तो मैं कह रहा हूं कि वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो मैंने लिख दिया ये तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो बाय डिफॉल्ट शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्ट क्या कहलाएगा, सॉल्ट भी सॉल्यूट कहलाएगा। अब ये सॉल्यूट, इसको अब ऐसे बोल दो कि इसमें 2 सॉल्यूट प्रेजेंट है, या आप बोल दो इसको सॉल्यूट 1 इसको सॉल्यूट 2, लेकिन सॉल्यूशन को अगर मैं जनरल टर्म में डिफाइन करूं तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही मिलके बनता है, और सॉल्वेंट हमेशा एक सॉल्यूशन में एक ही रहता है, उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट है वो सभी क्या कहलाते हैं, सॉल्यूट कहलाते हैं। तो अगर मैं शिकंजी बना रहा हूं घर पे, तो पानी मेरा सॉल्वेंट है, उसके अलावा शुगर मेरा सॉल्यूट है, सॉल्ट मेरा सॉल्यूट है, ठीक है, नींबू मेरा सॉल्यूट है, जो मैंने उसमें लेमन के जो भी ड्रॉप्स मैंने उसमें ऐड करे जितने भी, ठीक है, और कोई भी एडिटिव आप टेस्ट के लिए उसमें ऐड करो वो सभी क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज कंटेन अ ओनली एंड ओनली 1 सॉल्वेंट, रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर नोन एज सॉल्यूट, ठीक है। तो यहां पर मैं नोट के फॉर्म में लिख लेना, एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो यहां नीचे में लिख रहा हूं, ठीक है, अ सॉल्यूशन हैविंग मोर देन, ठीक है, 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, मोर देन 2 कंपोनेंट then always only one of them is solvent and remaining are solute, ठीक है, and remaining are solute, ठीक है। तो मैंने लिखा a solution having more than 2 component then always only one of them is solvent and remaining are solute। अगर पानी को मैं बोलूँ, ये तो हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया, अगर ऐसा नहीं है तो 2 3 4 5 जितने भी कंपोनेंट उसमें देख लो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, जब से ज़्यादा अमाउंट में, वो सॉल्वेंट कहलाएगा, रिमेनिंग सारे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। अब आते हैं हम इसमें सॉल्यूशन के टाइप के, कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन तो वही है जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है जो मैंने आपको अभी समझाया, वो है नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट कितने सब्सटेंस मैंने ऐड करे उस बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कंपोनेंट्स इधर लिख रहा हूँ मैं और सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूँ, तो उसका भी नाम भी दिया गया है कैसे हम उसको क्या बोला जाएगा। तो अगर 2 कंपोनेंट है, जैसे मैंने पानी और सिर्फ शुगर इनिशियली लिया, तो उसमें 2 कंपोनेंट है, 2 को हम क्या बोलते हैं, बाई, तो इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। 3 है तो इसको बोलेंगे टर्नरी, 4 है तो क्वाटनरी, 5 है तो पेंटनरी, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 के लिए बाई, 3 के लिए टर, 4 के लिए क्वार्टर, इस तरीके से। तो बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन का नाम दे सकते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी। फिर हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 99% 9 है, बाइनरी पे ही सारे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स होते हैं। इन केस कोई टर्नरी आ जाए, क्वाटनरी आ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सारे कंसंट्रेशन टर्म 99% केसेस में हम बाइनरी से ही डील करते। हाँ कुछ केस में जैसे हम मोल फ्रैक्शन वगैरह जब कैलकुलेट करते तब हो सकता है टर्नरी क्वाटनरी भी आ जाए,
ठीक है। अब ये क्या होते हैं मोल फ्रैक्शन वगैरह सब कंसंट्रेशन टर्म है जो हम आगे देखने वाले। तो ये तो क्लियर होगा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट की बेसिस पे कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट ऐड करा, पानी करा 1, शुगर करा 2, तो बाइनरी। उसमें फिर मैंने सॉल्ट भी डाल दिया तो टर्नरी, फिर उसमें मैंने नींबू भी डाल दिया तो क्वाटनरी, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है उनके फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो कंपोनेंट उनकी स्टेट कुछ भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस सभी हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब फिजिकल स्टेट की बेसिस पे हम बात करने वाले। तो पहले आप क्या करें, इसको इतना कॉपी कर लें, फिर हम फिजिकल स्टेट में बात करने वाले। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले, अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें कॉम्बिनेशन सारे बनते हैं, फिर भी मैं इसको एक उतना ही ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, सॉरी। ठीक है तो उतना ही ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ जिसके अंदर हमें क्या हो, इस टॉपिक को समझने के लिए सफिशिएंट हो। ज़्यादा डिटेल में हम 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम हर तरह के केस को हमने लेके चले, तो उसमें आप वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनिशियली 11 में बस कि पहले तो क्या सॉल्यूशन क्या होता है उसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लिया, फिर जनरली जो इस चैप्टर में हम डील करने वाले वो एग्जाम्पल लिए, तो 2-3 ही मैंने ये कॉम्बिनेशन लिए। तो पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे पहले कॉलम में सॉल्यूट लिखा है, सॉल्वेंट लिखा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा है और एग्जाम्पल लिखा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि गैस मेरे पास कोई सॉल्यूट है, कोई भी एक गैस हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, क्या फर्क पड़ता है, सॉल्वेंट भी गैस हो। अब 2 गैस कैसे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट कैसे, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होगी वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, बस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, उसको नाम हम कैसे बोलेंगे, गैस इन गैस। पहले जो लिखा जाता है सॉल्यूट के लिए, बाद में जो लिखा जाता है सॉल्वेंट के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो भी गैस होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी गैस होगा, तो गैस इन गैस इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एग्जाम्पल के लिए हम रियल लाइफ में जानते हैं एयर। अब एयर का कंपोजिशन हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली 78-79% क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा वो है तो वो हमारे लिए क्या बन गई, नाइट्रोजन हमारे लिए सॉल्वेंट बन गई, जो कि क्या होती है, गैस। उससे कम किसका होता है, ऑक्सीजन का 20-21% के अराउंड होता है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्यूट। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि उसमें और भी हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियोन, आर्गन, ये काफ़ी गैस होती है, बहुत कम अमाउंट में होती। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है रियल लाइफ का कि अगर मैं एयर की बात करूँ नॉर्मली, तो उसमें एक सॉल्वेंट क्या हो गया मेरे लिए, नाइट्रोजन हो गया, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। और उसके अलावा जितनी भी गैसेस, ऑक्सीजन, CO2, N2, NO2, जो भी जितनी भी गैस, हीलियम वीलियम, सब क्या बन जाएंगे, वो सॉल्यूट बन जाएंगे। तो एयर एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का, गैस इन गैस टाइप का। ठीक है, चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें जल्दी से। ठीक है, सेकंड देखिए एग्जांपल, सॉल्यूट मैंने लिखा लिक्विड, सॉल्वेंट भी मैंने क्या ले लिया, लिक्विड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, तो इसी तरीके से नाम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड। और एग्जांपल की अगर बात करें तो इथाइल अल्कोहल इन H2। ठीक है, तो H2O भी पानी मुझे पता है लिक्विड है, और इथाइल अल्कोहल भी क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसको, इथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, एक जैसे हम उसको बोल सकते हैं एक फैमिली है पूरी अल्कोहल की। ठीक है, तो उसमें इथाइल अल्कोहल हमारा दूसरा मेंबर होता है, जैसे मिथेनॉल होता है मिथाइल अल्कोहल, वैसे ही इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, H2 भी लिक्विड फॉर्म में। तो H2 हमारा सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल हमारा सॉल्यूट। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट हमने ज़्यादा डाला, उसको ज़्यादा डाल दो तो उल्टा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिक्विड, सॉल्यूट, इथाइल अल्कोहल, सॉल्वेंट, वाटर, लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और इथाइल अल्कोहल इन H2O। ठीक है, चलिए कॉपी करें इस एग्जाम्पल को भी। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, रियल लाइफ में सब चीज़ें हम देखते ही। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, सॉल्यूट, सॉलिड, आपके पास सॉल्वेंट, लिक्विड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जैसा भी शुगर वाला और वाटर वाला हमने बात करा था, तो वाटर हमारा लिक्विड हो गया, शुगर हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया, तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर और मतलब या तो शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, कुछ भी ले लो, तो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ऐसे ही है ना, देखने में मजा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है ना, इसको बनाने बैठ जाओ आप,
ऐसा नहीं, हाँ पीछे जो एक एग्जांपल दिया था शुगर सॉल्ट वाला वो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हर बार हर पिक्चर बनाए, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा आपको फील देने के लिए प्रैक्टिकली कि क्या क्या चीज़ की बात हो रही, ठीक है। चलिए कॉपी कर लिया था, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आने वाले हैं हमारे पास मेन जो हमारा टॉपिक था कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में इसको समझेंगे हम कंसंट्रेशन को, ठीक है। एक फिर से एक एक्टिविटीज हम समझेंगे इसको। कंसिडर 2 बीकर्स विच कंटेन सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है। चाहो तो आप घर पे भी करके देख सकते हो, है ना, ताया तामझाम मत फैलाना, ठीक है। 2 सिंपल सा है, घर के अंदर हमारी जो चीज़ें होती है उन्हीं को यूज़ करके। तो मैंने क्या कह रहा है, 2 कंटेनर या 2 ग्लास ले लो और सेम अमाउंट में सेम पानी डाल दो उसमें, ठीक है। घर से आप पानी लो ग्लास के अंदर, उसमें पानी डाल दो सेम अमाउंट में, 2 सेम क्वांटिटी में। तो कंसिडर 2 बीकर विच कंटेन सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो मैंने वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 कंटेनर लिए और दोनों कंटेनर में क्या करा, सेम अमाउंट में क्या करा, पानी फिल कर दिया, सेम शेप साइज के लिए, और दोनों में सेम क्वांटिटी में पानी मैंने फिल कर दिया। अब उसके बाद क्या करा मैंने, लेट अस ऐड सॉल्यूट लाइक सॉल्ट इन बोथ कंटेनर बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज। या तो आप सॉल्ट ले लो, सॉल्ट पानी तो पीना आपको अच्छा नहीं लगा तो शुगर ले लेना, और ठीक है, तो चेंज कर लेना, इसके सॉल्ट की जगह क्या कर लेना, शुगर ले लेना। शुगर लेना, इसमें भी शुगर डालना, इसमें भी शुगर डालना। तो जैसे मैं इस बोल रहा हूँ ना कि इसमें भी सॉल्ट डालना, इसमें भी सॉल्ट डालना, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आधा स्पून डालना, इसमें 1 स्पून डाल देना, या इसमें 1 स्पून डाला तो इसमें 2 स्पून, या इसमें थोड़ा सा, मतलब जो भी हो क्वांटिटी सेम मत रखना, अलग अलग क्वांटिटी रखना, ठीक है। और ये तो बचपन से करते आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या करा, इसमें 10 ग्राम NaCl डाला सॉल्ट, और इसमें क्या करा 30 ग्राम NaCl। पानी तो दोनों में सेम था, सॉल्वेंट का अमाउंट तो सेम था, लेकिन सॉल्यूट की क्वांटिटी हमने अलग अलग डाली, उसमें 10 ग्राम और इसमें 30 ग्राम, ठीक है। अब विच सॉल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी, ठीक है। तो इससे सिंपल कंसंट्रेशन को समझने का तरीका ही नहीं है, जो आप घर पे भी करते हुए आए हो, ठीक है। अगर आप दूध भी पीते हो और उसमें शुगर मिलाते हो तो कई बार आधा स्पून मिलाते हो तो थोड़ा मीठा कम लगता है, तो आप और मिला देते हो तो ज़्यादा मीठा आता है। तो यहां पर मुझे ये पता लग रहा है, ये क्या बता रहा है, एक्चुअल में कंसंट्रेशन बताता है। कंसंट्रेशन कैसे, कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कितना कम या ज़्यादा है, ठीक है। कम या ज़्यादा होगा तो हमें उसके टेस्ट या प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे 10 ग्राम डाला और 30 ग्राम डाला, तो मुझे पता है जिसमें ज़्यादा नमक डालूंगा वो ज़्यादा सॉल्टी होगा। सब्जी में जैसे ज़्यादा नमक गिर जाता है, सब्जी में जैसे ज़्यादा नमक गिर जाता है तो हमें क्या लगता है वो खाने में मुश्किल होता है। वैसे अगर आप नींबू पानी बना रहे हो उसमें नमक ज़्यादा डाल दोगे तो वो भी पीने में थोड़ा अजीब हो जाता है, ठीक है। तो विच सॉल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें हमने ज़्यादा सॉल्ट डाला 30 ग्राम वाला, वो हमारा ज़्यादा सॉल्टी होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो फिर इसने क्वेश्चन पूछा व्हाई इज इट मोर सॉल्टी, ऐसा क्यों। तो ये तो आपको ही पता है, ऐसा क्यों, क्या सर ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा ही होगा ना, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी। तो बस यही से हम इस कंसंट्रेशन टर्म को समझेंगे कि मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl इसमें है, पानी की क्वांटिटी दोनों में सेम है, लेकिन जो सॉल्ट है वो सेकंड वाले कंटेनर में ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा उसमें उसका जो सॉल्ट है, जितना ज़्यादा मैं उसका अमाउंट बढ़ाता जाऊँगा, मैं बोलूँगा ये जो सॉल्यूशन बना है ये और ये, तो जैसे जैसे मैं सॉल्ट की उसमें, या मैं जैसे जैसे सॉल्यूट की उसमें अमाउंट क्वांटिटी डालता जाऊँगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वही लिखा है मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl है। इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज मोर, कि पानी तो सॉल्वेंट तो दोनों में सेम है, तो क्या है डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, ज़्यादा सॉल्टी क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें हमने सॉल्ट ज़्यादा डाला है, क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़। तो अब कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक टर्म को हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या मतलब है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन तो बना है क्योंकि 2 कंपोनेंट ऐड कर दिए। तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें 10 ग्राम इसमें 30 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब नोन का मतलब क्या है, नोन अमाउंट का मतलब कि मैंने पानी कितना लिया वो मुझे पहले से पता है। नोन, अननोन मतलब रैंडमली मैंने डाल दिया तो मुझे पता ही नहीं उसमें, ठीक है। 50 ml पानी है, 30 ml है, 100 ml है, 150 ml है, 500 ml है, 1 लीटर, मुझे पता ही नहीं है, रैंडमली मैंने डाल दिया। अंदाजे से कह सकते हो कि हाँ भाई 500 होगा, 500 ml होगा, या 1 लीटर होगा, या 200 ml होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, तो उसको मैं बोलूँगा अननोन सॉल्यूशन,
ठीक है। लेकिन मुझे अगर पता है कि मैंने एग्जैक्टली मेजर करके लिया है, ठीक है, 20 ml 50 ml 1 लीटर, तो मैं बोलूंगा नोन। अब उसके आगे एक टर्म और लिखा है, डिजोल्व इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, पहले बात करते हैं सॉल्वेंट की, कि पानी मैंने क्या करा, मेजर करा, दोनों में 100 ml 1 लीटर मान लो, ठीक है, इसमें भी 1 लीटर पानी लिया, इसमें भी 1 लीटर पानी लिया, तो अकेला पानी तो क्या है, जब पानी था सिर्फ वो क्या कहला रहा था, सॉल्वेंट। उसमें सॉल्ट डाला तो वो सॉल्यूट हो गया, और सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना। तो और सॉल्यूशन क्यों लिखा, सॉल्वेंट लिखना चाहिए था। तो दोनों पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी इसमें 30 ग्राम डाला, तो इस 30 ग्राम को डालने के बाद अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने 2 ग्राम या 5 ग्राम और ऐड कर दिया इसमें NaCl फर्दर, तो ये तो सॉल्यूशन बना हुआ है पहले से, उसमें फिर हमने ऊपर से और ऐड करा है NaCl को, तो वो क्या हुआ, सॉल्यूट तो हमने ऐड करा, लेकिन अब की बार प्योर सॉल्वेंट में नहीं ऐड करा, हमने सॉल्यूशन में ऐड करा। तो दोनों पॉसिबिलिटी, कि या तो मैं सॉल्वेंट लूँ उसमें सॉल्ट को ऐड करूँ, या फिर मेरे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें सॉल्ट को ऐड करूँ, दोनों ही केस में कंसंट्रेशन वो बढ़ाएगा, क्वांटिटी उसकी बढ़ाएगा, किसकी, सॉल्यूट की। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द amount of solute dissolve in a known amount of solvent or solution। क्लियर है। तो इस तरीके से हम एक नॉर्मल एक्टिविटी से, ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी से हम कंसंट्रेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन लिखा एक, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम समझ चुके, अब इसके आगे हमने लगाया डाइल्यूट। अब डाइल्यूट का मतलब क्या है, तो बचपन से सुना होगा, डाइल्यूट कर देते केमिस्ट्री में या कहीं बुक्स में या कहीं लैब में कभी गए हो, तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन मेरा बना है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि एक, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ 1 ग्राम डाला और मैंने क्या करा, 1000 लीटर पानी लिया और उसमें 1 ग्राम मैंने क्या करा, नमक डाल दिया, तो मुझे पता लगेगा कि सॉल्ट का उसमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। नहीं तो मैं बोलूँगा इस तरीके जो होते हैं जिसमें क्वांटिटी, अब ये कोई फिक्स नहीं 1 ग्राम ही होगा 2 ग्राम ही होगा, हम बात करेंगे आगे जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेंगे कि कितना अमाउंट होता है तो हम डाइल्यूट मानते हैं। ठीक है, तो जनरली मैं कहता हूँ कि बहुत कम हो जिससे उसका इंपैक्ट भी ना पड़े। ठीक है, सिंपल वर्ड में तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूटेड है कि सॉल्ट या सॉल्यूट होने के बाद भी हमें उसका कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही, ठीक है, सिर्फ कम नहीं बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी। ठीक है, तो इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। देन इसी तरीके से एक क्वेश्चन दूसरा फिर से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वैसे कंसंट्रेटेड भी तो होगा। फिर इसका क्या मतलब, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना फोकस करना, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना, मतलब एक साथ एक जगह एकत्रित कर देना ध्यान को। तो यहाँ हमें ध्यान को एकत्रित नहीं करना है, दिमाग को हमारे को फोकस नहीं करना है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूट बहुत सारे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो लिमिटेड, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी भी 1 लीटर पानी है या 1000 लीटर पानी है और उसमें बोरा भर के मैंने नमक डाल दिया, तो बहुत सारा नमक ही नमक हो जाएगा और नमक का ही टेस्ट आएगा। तो ऐसे में केस में उसको मैं क्या बोलूँगा, कंसंट्रेटेड, मतलब सॉल्यूट का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्जर क्वांटिटी में, तब मैं उसको क्या बोलूँगा, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो सिंपल से 2 टर्म है, पहला डाइल्यूट मतलब ना के बराबर, वेरी लेस, और कंसंट्रेटेड मतलब वही डाल दिया सॉल्यूट ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। क्लियर है, चलिए कॉपी करें इसको। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंस बात देखोगे तो लाइट येलो था, थोड़ा सा अब के बाद डार्क कलर कर दिया हमने, क्या ब्लू था, लाइट स्काई ब्लू कलर था उसमें, और ये थोड़ा डार्क कलर हमने कर दिया, मतलब ये कंसंट्रेटेड हो गया, सॉल्यूट का अमाउंट इसमें ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, चलिए तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आने वाले हैं हमारे मेन टॉपिक पे जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि कंसंट्रेशन कैसे मेजर को, आपने तो बोल दिया कि सर सॉल्यूट डालो सॉल्वेंट के अंदर, अब कम है ज़्यादा है, डाइल्यूट कंसंट्रेट, ये तो बेसिक चीज़ है। अब एग्जैक्टली मेरे को एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करने की, कितना कंसंट्रेटेड है, कितना अमाउंट है, कितना ग्राम है, कितना ml है, क्या है, जो भी है।
ठीक है, तो वो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ने वाले उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी बोली मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। क्या बोला हमने? टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है? तो पहला है परसेंट बाय वॉल्यूम, शॉर्ट में नोटेशन में इसको ब्रैकेट में लिखा मैंने परसेंट वी बाई वी भी लिखते हैं, वी बाई वी भी लिखा जाता है। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट डब्ल्यू बाई वी भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की, तो मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी, उसको कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें वैसे तो हम एक एक को डिटेल में बात करने वाले हैं, फिर भी एक बार मैं ओवरव्यू बता रहा हूं आपको। पहली चीज परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है, नाम एक ही है, मतलब एक ही होता है, बस अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में नाम देखने को मिलेंगे। परसेंट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, और पूरा लैंग्वेज में परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लिखा हुआ हो सकता है, या परसेंट वी बाई वी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, पहले चलो मैं लिख देता हूं इसमें, सॉरी, जो कंसंट्रेशन है ना, सिंपल से अगर मैं, और ये ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या है, अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर बात करूं ना, तो पहले आप ये सबसे पहले नोट करना, उसके बाद बाकी चीजें नोट करना। क्या नोट करोगे आप? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन का जो अभी डेफिनेशन देखी उसके बाद, ताकि सारे फॉर्मूले आपको हेल्प करेगा। नहीं, मैं लिख रहा हूं यहां पे मास और ऑब्लिक, ठीक है, और लिख रहा हूं, जगह कम है तो स्लैश लगा के, वॉल्यूम और मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास वॉल्यूम और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे बेसिक सी डेफिनेशन में जो बच्चों को बताता हूं क्लास में पहली बार जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, अगर किसी की भी आपको कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले के फॉर्म में ध्यान रखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के अंदर हमेशा, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, न्यूमरेटर के अंदर हमेशा आपको सॉल्यूट के बारे में लिखना है, ठीक है। बाइनरी है तो एक ही होगा, और टर्नरी क्वार्टनरी ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूट की बात करेगा। डिनोमिनेटर के अंदर आइदर या तो सॉल्वेंट होगा या फिर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर में इंफॉर्मेशन लिखनी है हमें, वो सॉल्यूट की लिखनी है सिर्फ, और डिनोमिनेटर में जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा होगा, वो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। सिर्फ 8 कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले टोटल, उस 8 में से एक ही कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन या डेटा हमें गिवन होता है। अदरवाइज 7 जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, सभी में सॉल्यूशन की डेटा या इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होती है। वो एक कौन है उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन जनरलाइज करने के लिए मैंने सॉल्वेंट भी ऐड कर दिया। जनरली बुक्स वगैरह में देखोगे तो सॉल्यूशन ही लिखा होता है, लेकिन मैंने सॉल्वेंट भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरी चीज, उससे पहले ये तो हुआ, ऊपर हमेशा सॉल्यूट होगा और नीचे हमेशा कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्यूट होगा तो क्या होगा, सॉल्यूट हो सकता है मास हो, सॉल्यूट का मास दे रखा हो हमें, या हो सकता है सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा हो, या हो सकता है सॉल्यूट के मोल्स भी दे रखे हो। 3 चीज पॉसिबल है, या तो सॉल्यूट का मास क्वांटिटी में, या वॉल्यूम कितना लीटर मिलीलीटर जो भी है, या तीसरा उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है। सिमिलरली सेम नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूशन का वॉल्यूम या सॉल्यूशन के क्या मोल्स दे रखो, या फिर मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया तो हमेशा नहीं होगा वो, लेकिन दोनों में से कोई एक भी होगा तो उन दोनों में से कोई एक का क्या होगा, कुछ एक डेटा इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन इसको समझे, इससे सारे डेफिनेशन को मैं क्या करूंगा, अप्लाई करते हुए और इजी आपको हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंसंट्रेशन टर्म्स में, सबसे पहले जहां पे आपने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिखी थी लास्ट, उसके बाद इसको जरूर और लिख ले उसी के नीचे फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं इसमें।
जो हमारे पास 4 कंसंट्रेशन टर्म है जो भी बताया था। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, ये जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इनकी सेम, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 100 ml पानी है, उसमें मैंने 10 ग्राम सॉल्ट डाला है, 100 ml पानी उसमें 10 ग्राम सॉल्ट डाला है, अब उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, लेकिन मैं टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर को कम ज़्यादा करूँगा तो ये चारों जो कंसंट्रेशन टर्म है इनकी वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर में जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो लिखा था उसमें क्या आता है, वॉल्यूम आता है जनरली, और वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होने से ऑब्वियस सी बातें चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स भी क्या होगी, चेंज होगी। इसलिए इनको टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले कैटेगरी में हमने एक साथ रख लिया, ठीक है। तो पहला है परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट वी बाई वी भी बोलते हैं इसको। सेकेंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट। अब ये वी बाई वी का मतलब क्या है, ये ऊपर वॉल्यूम जो दे रखा है वो होगा सॉल्यूट का, नीचे वाला जो वॉल्यूम है वो किसका है यहाँ पे, सॉल्यूशन का। आ रहा है आप समझ में जो मैंने फॉर्मूला लिखा था। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या, ऊपर परसेंट है तो बाद में मल्टीप्लाई 100 कर देना, बाकी ऊपर W बाई वी का मतलब ऊपर W किसका होगा, हमेशा सॉल्यूट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे V का मतलब है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। अगेन मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के, वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हो सकता है पहली बार सुनी हो, कई लोगों ने सुनी हो तो मतलब समझ में नहीं आया, सब देखेंगे। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जैसे मोल्स एक नंबर होता है, इक्विवेलेंट भी एक नंबर होता है, क्या होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वापस से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो सॉल्यूट के, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे बेसिक से डेफिनेशन इससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको कॉपी करें, फिर इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए, और दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म से रिमेनिंग 4 वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कि टेम्परेचर वेरी करने से इनकी वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, अब टेम्परेचर कम ज़्यादा करो, इन पे कोई लेना देना नहीं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कौन है वो, पहला है परसेंट वेट बाई वेट, तो परसेंट W बाई W लिखा है, ऊपर वाला W वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला W वेट ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक सॉल्वेंट आया ही नहीं, पिछले वाले चारों के अंदर कौन था, नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ही था, और ऊपर न्यूमिनेटर में तो हर जगह क्या रहेगा, सॉल्यूट ही रहेगा। सेकंड जो दे रखा हमें, सॉरी, ठीक है, सेकंड जो हमें दे रखा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, सॉरी थोड़ा माइक निकल गया था ना, डिस्टर्बेंस हुआ हो तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल का रेशियो होता है। अब किसका रेशियो, तो न्यूमरेटर में मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। फिर मोलेलिटी क्या होता है, तो मोलेलिटी हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये एक अकेला कंसंट्रेशन टर्म है 8 में से, ये थर्ड नंबर वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मोलेलिटी स्मॉल m से, ध्यान से देखना कहीं वो लग रहा था दोबारा लिख दिया, नहीं उधर लिखा था मोलेरिटी MOLARITY, यहां लिखा मोलेलिटी MOLALITY, डिफरेंस है दोनों में, तो वहां मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट था, मोलेलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा देखेंगे। तो इस मोलेलिटी के अंदर न्यूमरेटर में अभी भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं, और डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। मैंने बोला ना एक ही कंसंट्रेशन टर्म है जिसके अंदर सॉल्वेंट आता है डिनोमिनेटर में, वो कौन है, ये मोलेलिटी है, ठीक है। तो सबको एक एक करके डिटेल देंगे, और लास्ट देगा पार्ट्स पर मिलियन, तो नीचे ऊपर कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है, क्या होता है मतलब पार्ट्स का मतलब वो भी हम देखेंगे। तो सिंपल मान लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, और डिवाइड में पर मिलियन पार्ट्स, यानी 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्टिकल में कितने पार्ट सॉल्यूट के, तो सबको एक एक 1 बाय 1 हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ आप इनको कॉपी करेंगे, 4 टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से, 4 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से, और फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी इन पे करेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले जो कंसंट्रेशन टर्म्स है चारों, उन पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनका फॉर्मूला देखेंगे, उन पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।